नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो एक क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, कहा गया है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी आप नाम देते हो ऐसी वेलोसिटी को जहां पर आपके पास कोई बॉडी है, आपके पास कोई बॉडी जो है, आप कितनी स्पीड से जो है आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे कि वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो बात की जाए इसे ही जो है आपके एस्केप वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और बात की जाए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू, कहा गया है कि जब हम किसी पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमें चोट जो है क्यों लगती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जब हम किसी पत्थर को जो है किक करते हैं तो इससे हमें जो हर्ट होने का, इससे जो हमारे हर्ट होने के चांस है, इसका कारण आपको देखने को मिल जाता है रिएक्शन। बात की जाए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, यह आपको जो है थर्ड लॉ आपको बताता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको जो है एक्शन और रिएक्शन जो है यह आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हर्ट से जो है आप जो है स्टोन से आप जो है हर्ट होते हुए जो है आपको हर्ट होता हुआ आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए क्रिकेट प्लेयर कैचेज ए फास्ट कमिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड टू, कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ जो है तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ता है क्योंकि। तो अगर बात की जाए जब एक क्रिकेट प्लेयर के पास जो है बॉल आती है तो वह अपने हाथों को पीछे करते हुए उस बॉल को जो है पकड़ता है। और इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट काम करता है यह आपको देखने को मिल जाता है टू रिड्यूस द फोर्स, मतलब बल को कम करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए जो है यह बल्लेबाज द्वारा जो है अपने हाथों को पीछे लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट द हाइट ऑफ, कहा गया है कि एक भूस्थिर उपग्रह जो है जिसे कि आप जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हो, कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। तो अगर बात की जाए आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है यह आपके रिवॉल्व करते हैं अर्थ से 36,000 किलोमीटर अबव हाइट पर। तो आपको 36,000 किलोमीटर हाइट पर जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इट इज टेकन टू द मून। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि आप जो है सिंपल पेंडुलम को जो है मून पर ले जाते हो तो इसका टाइम आपको जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है 2πL/L/G। तो जो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड जो है यह आपके प्रभावित होता है ग्रेविटी से, और टाइम पीरियड जो है आपकी ग्रेविटी से जो है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिल जाता है। जितना ज़्यादा जी जो है डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट इज ड्यू टू, कहा गया है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो सैटेलाइट है, आप सैटेलाइट से पूछा गया है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, कहा गया है कि यदि एक गेंद को जो है लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। तो अगर बात की जाए यदि आप जो है एक बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो इसकी जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे वह आपको देखने को मिल जाती है 0 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कहा गया है कि किया गया कार्य जो है अधिकतम तब होता है जब आपका बल और विस्थापन के बीच जो है कितना कोण आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए आपके पास डब्ल्यू मैक्स की, तो डब्ल्यू मैक्स जो है वर्क आपको मैक्सिमम होता हुआ तब देखने को मिलता है जब आपके एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बने आपका 0 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन हैज, कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले उपग्रह में होता है। तो अगर बात की जाए ऐसा सैटेलाइट जो कि आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है, तो इसकी जो है आपको जो है कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिकॉयल ऑफ ए गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहा गया है कि बंदूक का पीछे हटना जो है किसका उदाहरण है। तो अगर बात की जाए आपके पास रिकॉयल ऑफ गन की, तो रिकॉयल ऑफ गन जो है आपको ऐसी प्रॉपर्टीज जो है गन की देखने को मिलती है कि जब आप गन से फायर करते हो तो ये आपको गन है ये आपको पीछे की तरफ मूवमेंट करती हुई देखने को मिल जाती है, और इस पे जो प्रिंसिपल आपका कार्य करता है यह आपको देखने को मिल जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग इज, कहा गया है कि एक तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कौन सी है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी स्प्रिंग जिसे कि आपके जो है खोला गया है या जिसे कि आपके स्ट्रेच किया गया है, तो उसमें जो आपको एनर्जी स्टोर देखने को मिलती है इसे नाम दिया जाता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको जो मोशन की वजह से जो है आपको जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऐसी एनर्जी जो कि आपकी पॉइंट की वजह से मतलब पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है इसे आप नाम देते हो पोटेंशियल एनर्जी का। और तनी हुई स्प्रिंग में स्टोर जो स्ट्रेच स्प्रिंग है इसमें आपको देखने को मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल, कहा गया है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होगा। तो अगर बात की जाए यदि आपकी जो है अर्थ मूव करना स्टॉप कर देती है तो आपको जो स्मॉल जी की वैल्यू है इक्वेटर पर यह आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संरक्षी बल है। तो अगर बात की जाए इन ऑप्शन में जो आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल देखने को मिलता है वह है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है यह आपको एक जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट, कहा गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु की किस ओर जो है प्रवृत्त करता है। तो अगर बात की जाए आपके पास इनर्शिया की, तो इनर्शिया आपको जो है बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है जहां वो रेजिस्ट मतलब रोकता है अपने में आने वाले जो उसके मोशन जो है अपने मोशन को जो है होने से रोकता है, तो इसे नाम दिया जाता है इनर्शिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कहा गया है कि 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 किलोवाट आवर की, तो 1 किलोवाट आवर जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। तो 1 किलोवाट आवर में आपको 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पावर इज डिफाइंड एज, कहा गया है कि शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास पावर की, तो पावर की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है रेट ऑफ डूइंग वर्क के रूप में। तो जो आपको रेट ऑफ डूइंग है इसे ही आप नाम देते हो पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, कहा गया है कि त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा देखने को मिलता है ऑफ द नेट फोर्स, मतलब जिस तरफ को आपको जो है फोर्स लगाई गई है उसी तरफ को आपको जो है एक्सेलरेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर, कहा गया है कि जो अभिकेंद्र बल है जिसे कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स नाम से भी जानते हो किसके लिए आवश्यक है। तो अगर बात की जाए आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके सर्कुलर मोशन के लिए। तो सर्कुलर मोशन की जो आपकी सर्कुलर मोशन होता है यह आपके कार्य करता है सेंट्रीपिटल फोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ़ ए पर्सन स्टैंड्स ऑन सेंसिटिव स्केल एंड इनहेल डीपली द रीडिंग विल, कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो रीडिंग। तो अगर बात की जाए ऐसे अगर आपको ऐसा इंसान जो कि आपकी किसी सेंसिटिव तराजू पर सेंसिटिव स्केल पर खड़ा है यदि वो आपके जो है इनहेल करता है मतलब आपके बहुत ज़्यादा डीपली इनहेल करता है तो उसका वेट आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, कहा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यह आपको क्या बताता है। तो अगर बात की जाए आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यह आपको बताता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है यह आपको एक्सेलरेशन शो करेगा। देखिए कुछ आपके पास जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर फोर्स दिए गए हैं। बात की जाए सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन को जो है आप रिप्रेजेंट करते हो v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू से, आर ओमेगा से। बात की जाए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो इसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल जी से। और बात की जाए सैटेलाइट मोशन की, तो सैटेलाइट मोशन की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसे आप मेजर करते हो वी नॉट जो आपके पास होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर के बराबर। बात की जाए मोमेंटम की, तो यदि आपके मोमेंटम इंक्रीज किया जाए 100% से तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी 300% से। बात की जाए इम्पल्स मोमेंट थ्योरम की, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको बताती है कि अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ को आपको रिप्रेजेंट करती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, कहा गया है कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए, अगर आप जो है रिप्रेजेंट करते हुए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है यह आपको शो करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ इज द सेम फॉर विच पेयर ऑफ एंगल, कहा गया है कि एक प्रपेक्ष गति के लिए क्षैतिज पारस हॉरिजेंटल रेंज कोणों के किस युग्म के लिए समान होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी जो हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल जो रेंज है यह आपकी सेम रहेगी। आपके एंगल जो अगर आपको गिवन हो, एंगल आपकी गिवन हो यदि 35 और 60 डिग्री और 45 और आपके 45 डिग्री, तो आपके जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके लिए जो हॉरिजेंटल रेंज सेम रहती है यह आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री, जब दोनों एंगल आपके 45 डिग्री के बने तो यहाँ आपकी जो है हॉरिजेंटल रेंज जो है सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हिज अपेरेंट वेट विल बी, कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र गिरती हुई लिफ्ट में बैठा है तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो यदि बात की जाए आपके पास ऐसा इंसान जो कि आपके बैठा है किसी लिफ्ट में और वह लिफ्ट जो है आपकी फ्रीली मूव कर रही है आपके अंडर ग्रेविटी, मतलब आपकी फ्री फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो उसका अपना भार जो है यह उसको लगेगा 0। तो आपके पास 0 जो है उसका अपना वेट जो है फील होगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल इफ ए राइफल रिकॉल फ्रीली देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज, कहा गया है कि एक राइफल से जब गोली चलाई जाती है यदि राइफल स्वतंत्र रूप से पीछे हटती है तो राइफल की जो है आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अगर बात की जाए आपके पास जब आप जो है बुलेट से फ्री फायर करते हो तो आपके जो काइनेटिक एनर्जी जो आपको राइफल की देखने को मिलती है यह आपको हमेशा कम देखने को मिलती है बुलेट से, तो लेस देन दैट ऑफ बुलेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यों की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसके संवेग में जो है कितना परिवर्तन होगा। कहा गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with velocity of 2 meter per second. If its velocity is doubled, its momentum will change by. तो अगर बात की जाए इसके मोमेंटम में जो आपको चेंज देखने को मिलेगा यह आपको देखने को मिल जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर, मतलब आपको जो है दुगना इसका मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैंकिंग ऑफ रोड इज डन टू प्रोवाइड, कहा गया है कि सड़कों में बैंकिंग जो ढलान जो दी जाती है यह किस कारण से दी जाती है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो बैंकिंग ऑफ रोड में जो आपके कॉन्सेप्ट काम करता है यह आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज,
कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास वेट जो है यह डिपेंड करता है आपकी ग्रेविटी पर, और जो आपको वेट जो है किसी बॉडी का सेंटर ऑफ अर्थ पे, यह आपको देखने को मिलेगा 0। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वी वॉश क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन द डर्ट इज रिमूव्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कहा गया है कि जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो गंदगी किस सिद्धांत से जो है निकलती है। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है यह आपको कौन से प्रिंसिपल पर काम करती हुई देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए आपके पास वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन में आपके सेंट्रीफ्यूगेशन जो है परफॉर्म की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए और द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या होगा। इफ द अर्थ रेडियस इज श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस वुड। तो अगर बात की जाए यदि आप जो है पृथ्वी के रेडियस को 1% से घटा देते हो और इसका मास सेम रहने देते हो, तो जो वैल्यू ऑफ g है यह आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए जो g है, वैल्यू ऑफ g यह आपके डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पर। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है आपके g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको रेडियस देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।